हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत शेखावत आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी बाय सुरेंद्र सिंह पे स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी भूगोल में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इन्हें हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलते हैं। इनका हम विस्तृत वर्णन देखेंगे। ये टॉपिक हम 0 लेवल से हाई लेवल तक, जैसे कि आपको पता है स्टेट पीसीएस जैसे यूपीएससी प्री, सीजीएल प्री जैसे ग्रेजुएशन पे एग्जाम होते हैं, उनके प्री लेवल के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक कांस्टेबल लेवल से हाई लेवल तक की सीढ़ी तक आपको ले जाने की कोशिश करेगा। तो आप इस वीडियो को शांति से देखें, एक आम जगह में बैठकर, और आप इसको शेयर व सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ये सभी स्टूडेंट्स तक, सभी जो भाई हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंच पाए। हम पढ़ने के लिए चलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये होती क्या है, ये हमारे सामने आई क्यों और हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी, और इनका हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हमें क्या क्या इनकी आवश्यकताएं है। देखिए दोस्तों, ये हमें पता है कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दोनों क्या होती हैं दोस्तों? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। वास्तविकता में ये नहीं दिखाई देती। क्यों? ऐसा क्यों नहीं दिखाई देती? हमारी पृथ्वी एक जियोड के आकार की है, अंडाकार आकार है बोलते हैं हम जिसको, इलिप्टिकल है, चपटी बोलते हैं जिसको, वैसी है। उसके ऊपर हम किसी भी चीज की लोकेशन या पोजीशन या स्थिति निकालने के लिए इन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के ऊपर रियल या वास्तविक रूप से नहीं है। ये मानव के द्वारा या फिर हमारे द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनाई गई हैं। दोस्तों, ये बात करें तो ये कैसी है? इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये काल्पनिक रेखाएं हमारी क्या बताती हैं? किसी भी पॉइंट की हमें लोकेशन या स्थिति बताने की कोशिश करती हैं। लोकेशन बताने या स्थिति बताने के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम हमारी लाइफ को विकसित सतह पर लेके जा सकें, विकासशील हो सके। पुराने समय से भी इन चीजों का बहुत प्रयोग है और हमें हमारी लाइफ के अंदर वर्तमान में भी इन चीजों का बहुत ही अच्छा यूज भी है। दोस्तों, बात करें ये कैसे है, ये चीजें कैसे दर्शाई गई हैं। दोस्तों, इन चीजों को दर्शाने के लिए मानव ने एक मॉडल ऑफ अर्थ तैयार किया। क्या तैयार किया? मॉडल ऑफ अर्थ प्रिपेयर किया, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर पृथ्वी का प्रारूप। पृथ्वी का प्रारूप। दोस्तों, ये पृथ्वी का प्रारूप या मॉडल ऑफ अर्थ तैयार करने वाला व्यक्ति था बहम, जिसको बोलते हैं मार्टियन बहम। मार्टियन बहम नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस अर्थ के मॉडल को तैयार किया। इस अर्थ के मॉडल को ही नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया दोस्तों? ग्लोब। क्या दिया गया दोस्तों? अर्थ के प्रारूप को नाम है ग्लोब, नाम दिया गया दोस्तों। इस अर्थ के प्रारूप को कहा गया ग्लोब। ये ग्लोब हमने देखा है, एक ये आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम प्रारूप होता है। पृथ्वी का छोटा स्ट्रक्चर हमने बहुत ही काफी बार देखा है दोस्तों। इसके ऊपर आपने ये लाइंस वगैरह भी देखी हैं, और ये लाइंस आपको
इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी देने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, ग्लोब के बारे में देखते हैं। बताया प्रारूप ग्लोब सबसे पहले तैयार किया बहन नाम के ज्योग्राफिस्ट ने। ये ग्लोब होता है ऐसे कुछ, ये गोल है लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। हमारी पृथ्वी इलिप्टिकल आकार की है, चपटे आकार की है। हम ग्लोब की बात करें दोस्तों, ये इसका नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। कैसे होता है वो देखते हैं दोस्तों हम। ये कैसे इनका नाम दिया गया, रीजन क्या है इसके पीछे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है एक रेखा बांटती है। हमारी लाइन है ना, हमारी पृथ्वी को दो बराबर पार्ट्स के अंदर, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं, आपने काफी बार सुना है, जिसको हम बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको हम? इक्वेटर लाइन। क्या बोलेंगे दोस्तों? इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा, इसी को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है दोस्तों। क्या है दोस्तों? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये इस इक्वेटर के अपर पार्ट को हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं दोस्तों। इसकी अपर पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर दोस्तों, और इसके बोलेंगे हम साउथ हेमिस्फीयर। इसको बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों, इस भूमध्य रेखा की बात करें दोस्तों, फिर हम बात करेंगे अपनी अक्षांश रेखाओं के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। इस भूमध्य रेखा के हमारे सामने क्या क्या फैक्ट आते हैं और क्या क्या फैक्चुअल चीजें आपके सामने यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, और क्या क्या अपने कांस्टेबल लेवल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसी के ऊपर पहले हम बात करेंगे दोस्तों। फिर आगे आते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर। दोस्तों, हम अपनी इक्वेटर के ऊपर बात करें, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, इसी को हिंदी के अंदर बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी को हम बोलेंगे विषुवत रेखा। दोस्तों, इसकी क्या क्या खासियत है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जो हम क्या क्या इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों। इस पे सूर्य की किरणें ना लंबवत पड़ती है, सूर्य की किरणें इस पे लंबवत पड़ती है। रीजन दोस्तों, सूर्य की किरणें इस पे क्या पड़ेगी? लंबवत पड़ेगी, जिस कारण इसका दिन और रात बराबर होंगे। सूर्य की किरणें इस पे लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ने के कारण ही इस पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, इस पे सूर्य किरणें ज्यादा पड़ने के कारण, सीधी सी बात है, जहां पे सूर्य किरणें ज्यादा पड़ेगी और सूर्य किरणें ज्यादा पड़ेंगी, वहां पे टेम्परेचर या तापमान क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? सीधी सी बात है, जहां पे हमारी सूर्य किरणें ज्यादा पड़ेगी वहां पे तापमान ज्यादा मिलेगा। अगर तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, वहां पे क्या होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। वाष्पीकरण भी क्या होगा? हाई होगा। वाष्पीकरण हाई होगा, वेपोराइजेशन हाई होगा, और जहां पे वेपोराइजेशन हाई होगा वहीं पे क्या होगी? रेनफॉल ज्यादा होगी, वर्षण ज्यादा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या रहता है? नियमित रूप से या डेली या लगातार रेनफॉल होती रहती है दोस्तों। रेनफॉल हाई होता है यहाँ पे। रेनफॉल हाई होने के कारण यहाँ पे वेजिटेशन भी ज्यादा मिलेगी, और वेजिटेशन ज्यादा है यहाँ पे
तो हमारे वन्य जीव वगैरह भी यहाँ पे लिविंग्स वगैरह भी ज्यादा है दोस्तों। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या फैक्ट बताए मैंने, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। दोस्तों सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, उसी कारण से रेनफॉल ज्यादा होता है, वर्षण ज्यादा होता है, वर्षा अधिक होती है। उसी बात पे हम चर्चा करें, दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों दिन और रात की अवधि बराबर होने के कारण यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिन और रात की अवधि बराबर या फिर एक तो होता है, दो बातें याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, दो बातें याद रखना दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर। दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर की बातें याद रखना, और आपके सामने ये बातें बहुत ही अच्छी तरह आपके एग्जाम के अंदर आज की हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं दोस्तों। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स दोस्तों, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं दोस्तों, सॉरी उल्टा लिख दिया, इसको बोलेंगे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसको बोलेंगे विंटर इक्विनॉक्स या ऑटोमन इक्विनॉक्स। ऑटोमन इक्विनॉक्स दोस्तों, इसको बोलेंगे हम वसंत विषुव और इसको बोलेंगे शरद विषुव। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम वसंत या फिर शरद, इसको नीचे वाले को बोलेंगे और शरद विषुव, और इसको बोलेंगे वसंत विषुव। शरद विषुव या वसंत विषुव बोलते हैं दोस्तों इनको। दोस्तों 21 मार्च को होता है वसंत विषुव और 23 सितंबर को होता है शरद विषुव। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। आपसे पूछ लिया जाता है कि किस दिन शरद विषुव होता है, ऑटोमन इक्विनॉक्स होता है। तो ऑटोमन इक्विनॉक्स आपका 23 सितंबर को होगा दोस्तों, और 21 मार्च को आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। तो ये आपके सामने दो क्वेश्चन थे दोस्तों। इससे ज्यादा हमारी इक्वेटर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, और आगे जो भी इसके संबंध होगी हम पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे इक्वेटर के ऊपर बातें थी जो आती है क्वेश्चन के अंदर। आगे हम बात करेंगे अपनी लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखाओं के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। ये लैटिट्यूड लाइन्स होती क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं क्या। सबसे पहले तो आपको याद रखना है काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं। इमेजिनरी लाइन्स हैं, इनका यूज लोकेशंस के लिए किया जाता है। आपको ये बता दिया गया है। ये होती क्या है, ये पूर्ण वृत्त होती है दोस्तों, कंप्लीट सर्कल का फॉर्म बनाती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं। और ये पूर्ण वृत्त होने के साथ साथ दोस्तों इनके दो देशांत मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। क्या क्या बताया दोस्तों मैंने, पूर्ण वृत्त, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल होंगी, और दो लैटिट्यूड्स की डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। वैसे कहीं पे भी देख लेना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान रहेगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान रहेगी, समान होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कहीं भी किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच के आप देख सकते हैं। इन दोस्तों अभी कुल होती कितनी है, आपसे पूछा जाएगा कुल अक्षांश, कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखाएं। कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, टोटल लैटिट्यूड्स और टोटल लैटिट्यूड्स लाइंस
कितनी होती हैं दोस्तों? ये तो लैटिट्यूड्स होते हैं, ये लैटिट्यूड लाइंस होती हैं दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कुल कितनी अक्षांश होती हैं दोस्तों, तो इसकी आप बात करें 90 ऊपर और 90 नीचे, हमारे पास ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, ये हमारी इक्वेटर 0 डिग्री, और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव होता है ना दोस्तों। और 90 तो ऐसे होती हैं और 90 ही ऐसे होती है ना, तो हमारी कितनी होगी? 90 प्लस 90 180। लेकिन हमारी एक इक्वेटर तो बच गई, इक्वेटर भी तो बच गई है। और इक्वेटर क्या है हमारी? ये भी तो एक अक्षांश रेखा है, अक्षांश है लेकिन रेखा तो है, लेकिन अक्षांश भी तो है, एक अक्षांश तो है। और अक्षांश होने के साथ साथ कुल कितनी होगी अभी? 181 181 इज द टोटल लैटिट्यूड्स। आगे समझ में? तो कितने अक्षांश हुए? कुल 181। आगे समझ में? 181 होने के साथ ये हमारी कुल होती है। ये क्वेश्चन बहुत आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन और इक्वेटर हमारी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, सबसे बड़ा अक्षांश पूछे इक्वेटर, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा इक्वेटर, और सबसे बड़ा वर्त इक्वेटर, ये सबसे बड़ी होती है। और ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, आपको बता दिया। अच्छा दोस्तों और देखिएगा क्या होता है, ये कुल कितनी होती है? ये कुल कितनी होती है दोस्तों? देखिए ध्यान से दोस्तों, हम बात करें हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें ना दोस्तों, ये लाइंस की फॉर्म में नहीं होते, ये रेखा के रूप में नहीं होते, तो किस रूप में होते हैं? किस रूप में होंगे? लाइंस की फॉर्म में नहीं होंगे दोस्तों, लाइंस की फॉर्म में नहीं होते क्योंकि ये पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं, बिंदु के आकार के होते हैं। क्या होते हैं? बिंदु के आकार के होते हैं। आया समझ में? तो हमारे पोल्स क्या होंगे? पोल्स ध्रुव, पोल्स को क्या बोलेंगे दोस्तों? ध्रुव। हमारे ये और ये ना बिंदु के रूप में होते हैं, लाइन तो बनाते नहीं है। तो दोस्तों क्या करोगे? देखो ध्यान से, 90 प्लस 90 है ना, कितने भाई? और प्लस 1 इक्वेटर, ये कितने? 181 तो हो गए, 181 तो हो गए। लेकिन हम क्या घटाएंगे इसमें से? 2 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये दोनों क्या हैं? दोनों बिंदु के रूप में, बिंदु के रूप में लाइन तो बनाते नहीं है। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? 179 होंगी। आया समझ में? तो हमारी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? 179। आया कुल अक्षांश 181, अक्षांश रेखाएं 180। पूछ लिया जाए आपसे सबसे बड़ी भूमध्य रेखा, तो ये हमारी क्या थी? अक्षांश के ऊपर बातें थी दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने सुनी नहीं होगी अभी तक है, और मेरे हिसाब से किसी ने बताई भी नहीं होगी आपको दोस्तों, मेरे हिसाब से किसी ने आपको बताई भी नहीं होगी। मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ, हाँ भाई, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, तो समान होने के साथ साथ होती कितनी है? 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर की दूरी होती है दोस्तों। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री का अंतर 111 किलोमीटर के बीच होता है दोस्तों। और 111 किलोमीटर दूरी होती है, इसको जाना किस नाम से जाता है? इसका नाम पूछ लिया था। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी का नाम होगा दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं इनको जोन, और हिंदी बोलने कटिबंध। याद रखना दोस्तों, इंग्लिश में बोलेंगे जोन और हिंदी में बोलेंगे कटिबंध। दोस्तों ये हमारी अक्षांश रेखाओं के ऊपर थी, लेकिन हम कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं हैं हमारे पास, उनके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी अक्षांश रेखा आती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। कर्क रेखा है क्या? कैसी है कर्क रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
देशांतर बाद भी करेंगे ना, पहले अक्षांश पूरे करेंगे। दोस्तों कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा होती क्या है दोस्तों? बात करें फिर से, हम हमारा पृथ्वी का मॉडल बनाते हैं। बन गया ये इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश। दोस्तों इससे ऊपर की बात करें हम 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक नीचे होता है 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। बात करें दोस्तों, ये होती है हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा, और ये होती है हमारी मकर रेखा, होती है ना दोस्तों। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आया दोस्तों समझ में? लेकिन इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है दोस्तों, तो ध्यान से देखना दोस्तों। हम बात करेंगे अब हमारी कर्क रेखा की बात करें तो दोस्तों आपने लोकेशन पता लग गया आपको, 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या करती है देखिएगा ध्यान से। ये दोस्तों बात करें हम इसकी, ये साफ कर देते हैं दोस्तों। इसकी बात करें दोस्तों तो ये क्या होगा भाई, जब इस पे ना सूर्य परपेंडिकुलर पड़ेगा भाई, सन की लाइट इस पे लंबवत दिखाई देगी। दिस लाइट, सूर्य का प्रकाश इस रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर दिखाई देगा या लंबवत दिखाई देगा। तो दोस्तों ये क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। कहां पे अभी कर्क रेखा? उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य क्या पड़ रहा है? लंबवत, और लंबवत पड़ेगा तो सबसे बड़ा दिन क्या होगा भाई? इसी समय लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। हाँ भाई, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन ये होगा किस दिन? किस दिन होगा भाई? ये 21 जून को होगा दोस्तों। क्या बताया भाई, सूर्य की किरण पड़ेगी किस पे? कर्क रेखा पे लंबवत, परपेंडिकुलर लंबवत पड़ेगी, और सबसे बड़ा दिन किसका? उत्तरी गोलार्ध का ही होगा। और किस दिन होगा? 21 जून को होगा ना। फिर हम बात करें आगे दूसरी या तीसरी के साथ में, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा की बात करें दोस्तों, मकर रेखा की बात करें दोस्तों, ये होती है 23.5 डिग्री साउथ। सूर्य की किरणें पड़ेंगी लंबवत, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। दोस्तों एक बात याद रखना, क्या भाई? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर। छोटा दिन, छोटा दिन उल्टा, ये होगा छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध का। आ गया भाई, उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन, लेकिन वही होगा दक्षिण गोलार्ध का छोटा दिन। आ गया, एक दूसरे के उल्टे होते हैं भाई। ये होगा छोटा दिन किसका भाई? उत्तरी गोलार्ध का। आ गया, ये चीज थी, इनको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जितना कराया है दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन आज तक कभी ना कभी क्वेश्चन के एग्जाम्स के अंदर आए हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार आगे भी कराता रहूंगा आपको। तो आपको निरंतर वीडियो के अंदर बने रहना है, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, और शेयर भी करते रहना है दोस्तों, ताकि आपके लिए हम नई नई मोटिवेटिव वीडियो लेके आए, और अच्छी से अच्छी। तो आपको शेयर जरूर करना है दोस्तों। तो ये तो क्या थी दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के ऊपर बातें थी दोस्तों। तो हम बात करेंगे अब देशांतर रेखाओं के ऊपर। क्या करेंगे? देशांतर रेखाओं के ऊपर बात करेंगे।
देशांतर रेखाएं। दोस्तों देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, ध्यान से देखिए, पहले मैं समझा देता हूं। ये हमारा वही प्रथम है, ऐसे है कुछ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये उत्तरी, ये दक्षिणी। आगे दोस्तों ये हमारी क्या होगी, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ये होगा हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर होगी, नहीं होगी दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर होगी हमारी दोस्तों। ये जो हमारी पड़ी लाइन है ना, पड़ी लाइन है, रिलेटिव लाइन है, ये हमारी होती है अक्षांश रेखाएं। आगे दोस्तों ये ऐसी होगी अक्षांश रेखा, ये क्या होगी हमारी अक्षांश रेखाएं होगी। क्या है दोस्तों, ये अक्षांश रेखाएं। ये क्या है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं। बढ़ गई अच्छे से, ये हमारी हुई अक्षांश रेखाएं। मैं यहां पे लिख देता हूं अक्षांश। हो गया दोस्तों। उसी प्रकार जो हमारी देशांतर रेखाएं वो क्या होंगी दोस्तों, देशांतर रेखाएं होंगी ये खड़ी लाइंस। ये हमारी होंगी खड़ी लाइंस। दोस्तों ये हमारी होंगी देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स लाइंस। ये होंगे दोस्तों, ये होंगी हमारी खड़ी हुई काले कलर से बन रही है जो, वो होंगे अक्षांश, और ये ब्लू कलर से बन रही है जो ये देशांतर, देशांतर रेखाएं। ये बात समझ में आ गई आपको दोस्तों। ये हमारी जो मैंने आपको दिखाई है, ये देखो बीच की सीधी लाइन है, ये होती है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहां पे इसका नाम लिख देता हूं मैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा, वहीं से इनकी बातें करते हैं। क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, सॉरी 0 डिग्री देशांतर। और बात करें दोस्तों, ये पूर्णवर्त नहीं होती है, ये अर्धवर्त होती है। अक्षांश रेखा होती है पूर्णवर्त और देशांतर रेखाएं होती हैं अर्धवर्त। दोस्तों अर्धवर्त जो हमारी 0 डिग्री देशांतर है, ये पृथ्वी के 2 भाग करती है, लेकिन दोस्तों अकेली नहीं करती 2 भाग। तो कौन करता है, इसके साथ मिलकर दोस्तों, इसी के साथ मिलकर 0 डिग्री और प्लस 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, दोनों अर्धवर्तीय अर्धवर्तीय। दोस्तों देखो ऐसी पोजीशन के अंदर है, ये ऐसी पोजीशन के अंदर है, ऐसी पोजीशन के अंदर है। ये 0 डिग्री अक्षांश देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर, और ये 180 डिग्री देशांतर। दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, एक सर्कल बनाएंगी, एक वर्त बनाएंगे कंप्लीट। आप दोनों आधा आधा मिलके, और दोनों ही क्या करेंगे, इस पृथ्वी को पूरा भागे आधा आधा करेंगे ऐसे। आगे दोस्तों उसी प्रकार देखो, ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, इसका भागे बराबर कर रही है। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या, कि ये क्या होती है, ऐसे फॉर्म में होती है, अर्धवर्त होती है। ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री, दोनों मिलेंगे तब क्या बनाएंगी, एक सर्कल बनाएंगे। दोनों मिलेंगे तब ये एक सर्कल की फॉर्मेशन या वृत्त की फॉर्मेशन या पूर्ण वृत्त की या पूरे वृत्त का निर्माण करेंगी। और निर्माण करने के बाद ये क्या करेंगे, दोनों पृथ्वी का भाग आधा भाग करेंगे। हम तरबूज को बीच से काट दें, बीच से काट दें, अलग अलग फाड़ हो जाएंगे, ऐसे है वो, अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे उसके। तो ऐसे हैं ये दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर के पीछे क्या होगा,
0 डिग्री देशांतर के पीछे कौन सी देशांतर रेखा होगी? तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर के पीछे कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। और आपसे पूछ लिया जाए 1 डिग्री के पीछे क्या होगी? 179 होगी। और 2 डिग्री के पीछे क्या होगी? 178 होगी। और 3 डिग्री के पीछे क्या होगी? 177। तो आपसे मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपको जैसे भी तैसे कैसी दी जाए, आपको क्या वही अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देशांतर रेखाओं का जिक्र किया जाए आपके सामने, आपसे पूछ लिया जाए भाई इसके विपरीत क्या होगी, इसके पीछे कौन सी होगी, तुरंत 180 में से घटाओ उसको, तुरंत 180 में से घटाओ, वही उसके पीछे होगी, वही उसका आधा भाग होगी, अगला जो पूर्ण वर्त बनाएगी मिलके दोनों। आया समझ में? तो दोस्तों ये थी अपनी देशांतरों के ऊपर जो दोनों पूर्ण वर्त बनाती हैं ऐसे मिलके। आगे दोस्तों, और आगे बात करें दोस्तों इनके ऊपर, हमें इन्हीं के ऊपर आगे बात करें ना दोस्तों, तो ये कुल होती कितनी है, इनकी संख्या कितनी होती है और इनकी दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनकी कुल संख्या दोस्तों बात करें हम 360 होती है। कितनी होती है? ये कुल 360 होती है। और आपसे पूछ लिया जाए दो देशांतर को मिलाकर एक सर्कल बना दिया गया है, तो संयुक्त रूप से कितनी होंगी? संयुक्त रूप से 180 होंगी। कितनी होंगी? संयुक्त रूप से 180 होंगी। और इनके बीच की दूरी पूछ ली जाए आपसे, दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है दोस्तों, वेरिएबल रहती है दोस्तों, ये वेरी करती रहती है। पूछ रहे हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी दोस्तों आपसे, एक तो रहेगी अधिकतम मैक्सिमम, एक रहेगी अधिकतम, एक रहेगी मिनिमम, न्यूनतम बोलते हैं दोस्तों हिंदी में इसको, न्यूनतम। दोस्तों दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम कहां पे रहेगी? अधिकतम रहेगी दोस्तों इक्वेटर के ऊपर। कहां पे रहेगी? भूमध्य रेखा के ऊपर। दो से देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा रहेगी अधिक। कितनी रहेगी अधिक से अधिक? अधिकतम रहेगी दोस्तों 113 के आसपास समथिंग रहती है मेरे हिसाब से, कुछ पॉइंटों में रहती है, 2-3 या 3-2 के आसपास रहती है, 3-2 के आसपास रहती है, इतनी रहती है दोस्तों। तो ये इतनी इसकी दूरी रहती है बीच में। तो आपसे पूछ लिया जाए दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी? दो देशांतरों के बीच की दूरी दोस्तों 111.32 किलोमीटर रहती है दोस्तों। तो आप ये बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये दूरी क्या कहां पे रहेगी? ये दूरी रहेगी इक्वेटर के ऊपर रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। लेकिन सर कहां पे मिनिमम कहां पे रहेगी? ये मिनिमम रहेगी हमारी, ये रहेगी पोल्स के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर। ध्रुवों के ऊपर रहती है हमारी 0 डिग्री, 0 डिग्री रहती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम रहेगी भूमध्य रेखा पर, और कम से कम रहेगी, न्यूनतम रहेगी पोल्स के ऊपर, 0 डिग्री रहेगी। दोस्तों दो देशांतरों के बीच की दूरी कभी समान नहीं हो पाएगी, ये हमेशा वेरिएबल होती रहती है, ये हमेशा बदलती रहती है। ये मैंने आपको समझा दिया। ये कैसे बदलती हैं ये भी बताऊंगा, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा नहीं खींच सकते हम इनके अंदर। ध्यान से देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये वेरी कैसे करती है। ये हमारी पृथ्वी ऐसी इलिप्टिकल है, हमारी पृथ्वी ये इलिप्टिकल और जैसे चपटाकार है। इसकी बात करें दोस्तों, अगर हम इसके ऊपर देशांतर रेखाओं को सीधे खींचते हैं, मान लो भाई देशांतर रेखा को खींचनी शुरू कर दी, इसमें ऐसे खींचना शुरू कर दिया, इनको इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इनका साइड का जो देखो यहां तक तो कर पाएंगे हम, लेकिन ये कुछ जगह ये बच जाएगी, ये कुछ जगह बच पाएगी ना, ये जगह तो नहीं बच की, लेकिन लोकेशन निकाल पाएंगे हम? किसी की नहीं निकाल पाएंगे। पूरा आदमी है भाई, पूरा कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी लोकेशन देख पाएंगे गूगल के अंदर हम? अगर ये ऐसी हमारी देशांतर रेखा होती
लॉन्गिट्यूड लाइंस ऐसी होती तो हम यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है उसकी लोकेशन निकाल पाते? नहीं बता पाता हमारा गूगल मैप, बेचारा फेल हो जाता है ना। और फेल हो जाता तो हमारी खींचने का फायदा क्या है? क्यों खींच रहे हैं हम फिर ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो हमें फायदेमंद नहीं है? तो दोस्तों इसी चीज को सोल्व करने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए, हमने देशांतर रेखाओं को क्या किया, देशांतर रेखाओं को ऐसे कर्व के रूप में खींचा, ऐसे, ताकि ये चीजें भी हमारी कवर होती जाए, ऐसे कर्व के रूप में खींचा। आया दोस्तों? तो उसी कारण ये क्या होगी, ये उसी कारण कहीं तो छोटी होती चली गई, बिंदु रूप में आ जाएंगी, और कहीं पे बीड़ी बीड़ी होके कुछ खत्म भी हो जाएंगी। यही कारण है कि इनकी दूरी कम ज्यादा होती रहती है। तो दोस्तों दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे भी कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं दोस्तों। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। आपने पढ़ा होगा ये अच्छी तरह, गोरे कहते हैं दोस्तों। मैंने बता दिया ये कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, ये आपको बता दिया गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज नहीं बताई है, वो चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे टेक्निकल अच्छे एग्जाम होते हैं उनके अंदर आपसे पूछ लिया जाए। तो दोस्तों हम उसी के ऊपर बात करेंगे अब। दोस्तों पूरी पृथ्वी के ऊपर ये कितनी 360 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और घूमने के लिए पूरी पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। आपको पता है पूरे दिन का समय 24 घंटा, और ऐसे घूमती है तो कितने अक्षांश चलती है? 360 अक्षांश देशांतर चलती है दोस्तों। कितने चलती है? देशांतर चलती है 360। कितने देशांतर? 360 देशांतर चलती है दोस्तों। हम बात करें इनको मिनट में बदले तो 24 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, और ये 360 का 360 दोस्तों 60 से काट देंगे 6 पे आएगा, और 6 से काटेंगे इसको 4 आएगा। तो 1 डिग्री चलने के लिए समय कितना लगा दोस्तों? 4 मिनट। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति देशांतर के अनुसार 1 डिग्री चलता है तो उसको समय कितना लगेगा? 4 मिनट का लगेगा। देशांतर के अनुसार एक व्यक्ति 1 डिग्री चलता है तो उसको समय कितना लगेगा? उसको समय लगेगा 4 मिनट। अगर वो 15 डिग्री चलता है तो दोस्तों 15 डिग्री में क्या लगेगा उसको? 15 डिग्री में लगेगा 1 घंटा, 60 मिनट, या फिर 1 घंटा। लगेगा नहीं लगेगा? ये ऐसा समय लगता है? हाँ लगता है। ये हमारी समय की होगी हुई बातें कि दो देशांतरों जो 1 डिग्री चलने पर समय लेता है 4 मिनट। आगे भी समझ में? तो उसी प्रकार हम बात करें आगे। दोस्तों बात करें आगे। आपको पता है कि सूर्य पूर्व के अंदर से उगता है, सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है या निकलता है, आपने पढ़ा है। आगे भाई तो सबसे पहले किस दिशा में दिखाई देगा? पूर्व दिशा में दिखाई देगा। उगने का मतलब यही है भाई, पूर्व दिशा में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है दोस्तों। तो आपको पता है भाई कि जो हमारा समय होता है क्या दोस्तों, हमारा समय है ना वो पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा। सीधी सी बात से पूर्व दिशा का अपना क्या रहो समय ज्यादा रहेगा, और पश्चिम दिशा का चलना तो अपना समय क्या रहेगा घटेगा। जैसे हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ेंगे हमारा समय बढ़ेगा, और जैसे पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे हमारा समय घटता चलेगा हमारे समय के अनुसार। लेकिन ये कैसे होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे अब दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको एक लिखवा देता हूं जी। अपनी अक्षांश और देशांतर रेखाओं में हमने पढ़ा था 0 डिग्री। थोड़ा सा देख लो भाई, एक तो 0 डिग्री और एक पढ़ा हमने 180 डिग्री। कौन सी भाई? देशांतर रेखा, और ये भी
देशांतर रेखा थी हमारी, दोनों मिलकर क्या करती हैं, दोनों मिलकर पृथ्वी का पूरा क्या करती हैं, भाग करती है दोस्तों, बराबर भागों में डिवाइड करती है भाई दोस्तों। ये क्या होती है भाई, इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन। इंटरनेशनल टाइम लाइन है क्या यार, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं दोस्तों इसको हम, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन बोलते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या है दोस्तों, इससे हम सारे संसार के जो देश वगैरह हैं वो इसी से समय मापते हैं दोस्तों। ये कहां से गुजरती है दोस्तों, ये लंदन में एक शहर पड़ता है ग्रीनविच, क्या पड़ता है दोस्तों, ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है दोस्तों, और लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है दोस्तों। यहीं से हमारा समय माना गया है और यहीं से लिया गया है, और ग्रीनविच से गुजरती है दोस्तों, यही कारण है कि हम इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसी को, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसी को। यही कारण है कि इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि ये अटलांटिक महासागर से भी गुजरती है, अटलांटिक महासागर से गुजरती है दोस्तों, अटलांटिक महासागर, ग्रीनविच और लंदन और इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं दोस्तों। फिर ये क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय, इसको बोलते हम दोस्तों, हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है ना, इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं दोस्तों। ये कैसे डिसाइड हुई, ये कैसे बताया गया दोस्तों, तो हम इसी पे बात करेंगे चर्चा दोस्तों। बात है 1884, 1884 वाशिंगटन डीसी में बैठक हुई, सम्मेलन हुआ। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है, उसी के अंदर सम्मेलन हुआ, बंद हो गया, फ्लैश बंद हो गया, उसी के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिससे यह डिसाइड किया गया, यह निश्चित किया गया उस सम्मेलन के अंदर किसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे और किसको हम अंतरराष्ट्रीय या स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहेंगे दोस्तों। जो 0 डिग्री थे ना, इसको कहा गया अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहा गया, और इसको कहा गया 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला गया दोस्तों। इसको मानक समय रेखा बोला गया अंतरराष्ट्रीय, और इसको बोला गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ध्यान से देखना इन बातों को। तो दोस्तों ये हमारी थी वर्ल्ड लेवल की बातें, तो यहां से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। जो भारतीय मानक समय रेखा है, जैसे 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर, उसका हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कहाँ पे, यूनियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसी समय इस बात का चर्चा मतलब थोड़ी सी इसके बारे में जानने की कोशिश कर लेंगे, और उसको हम कैसे कैसे, तो वहीं पर उस बात को हम अच्छी से समझ ही पाएंगे। और ये हमारी वीडियो, इसी के साथ में आपको ये वीडियो अच्छी से सही से आप देखना, और इस वीडियो की कमेंट में आप रिस्पॉन्स भी बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।